नमस्कार, एफएटो जंक्शन के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी वापस लौट आई है और ये सीरीज़ का पहला दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, और ये अगर आप वैसे देख रहे हैं तो अब मंथ का भी आखिरी दिन है। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर का भी ये छमाही है। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो आप बहुत सारे लेवल्स आपको इसी जगह पर आके टिकते हुए दिख रहे थे, जैसे कि 16,800। पिछले 2 दिन से हम 200 दिन के एवरेज के नीचे आके ट्रेड कर रहे थे। जैसे हम 200 दिन के एवरेज के नीचे आते हैं, मार्केट ऑटोमेटिकली अपने डैमेज को कंट्रोल करना शुरू करता है, यानी कि डीकपलिंग होना उसमें शुरू हो जाती है। यानी कि जो भी यूएस के अंदर या फिर किसी देश के अंदर और होगा, मार्केट उसके अलग अब सोचने लगेगा, देखने लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बुल फेस में थे। और आज मार्केट ने वही किया, आरबीआई की पॉलिसी का ट्रिगर बना। हालांकि मार्केट पहले से ही जानता था कि आधा % के आसपास की बढ़ोतरी आएगी, और अब बढ़ोतरी आई भी। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में ये रौनक लौट आई है, फिर खरीदारी लौट आई है। मार्केट में 3-4 चीज़ें बड़ी अहम थी। आरबीआई गवर्नर ये कह रहे हैं कि ठीक है, इन्फ्लेशन अभी तो जो है सो है, लेकिन आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 7.2% से हम जीडीपी का अनुमान घटा रहे हैं, लेकिन 7% से स्टिल ऊपर है। तो उन्होंने जो बातें करी है, बाजार में जोश भरने वाली कही हैं। दूसरी बात, आज निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयरों में अच्छी खरीदारी, क्योंकि बैंकिंग का सीधा सीधा सरोकार आज की पॉलिसी से और ग्लोबल मैक्रो इंडिकेटर से है। आईटी और एफएमसीजी जो 2 दिन से डिफेंसिव हो रहे थे, आज ये पीछे हट गए हैं। आज इन सेक्टर्स में छोड़कर सभी सेक्टर्स में तेजी है। आईटी और फार्मास्यूटिकल्स आज प्रॉफिट बुकिंग के मूड में। इंडिया विक्स 5% टूट गया, 20 के पास आ गया। अगर 20 के नीचे खिसक जाए और तो फिर आप देखेंगे कुछ और मोमेंटम मिलेगा। खैर, आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई है। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। बाद में आज के मेहमान से हम जुड़ जाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत। 9 points, don't be frightened. They're just one-liners. First, the world is in the eye of a new storm. Second, India's growth remains resilient. Third, domestic inflation is high, but it is expected to moderate. Fourth, the most obvious, rate hike of 50 basis points, and the stance continues to be withdrawal of accommodation. 5, liquidity continues to be in surplus. And henceforth, on the liquidity front, only 14-day VRRR auctions will be conducted. And we will continue with our two-way fine-tuning operations for injection as well as absorption of liquidity. 6, amidst currency market turmoil world over, the Indian rupee has seen orderly depreciation. 7, our focus is on prudent intervention in the forex market and prudent management of the foreign exchange reserves. 8, India's external sector remains sound and resilient. 9, going forward, monetary policy will be watchful and nimble based on incoming data and evolving situation. Thank you. I'll stop here. Now we can take the questions. Thank you, sir. First of all, I'd like to invite Mr. Govardhan Rangan from Economic Times. ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर अपनी बातें अभी रखते हुए, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार अपने अपने सवाल यहाँ पे पूछेंगे, और उसमें से कई ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, डीकपलिंग को लेकर, क्रूड की बास्केट्स को लेकर, सबको लेकर। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने सिलसिलेवार तरीके से सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आज कवर करके सारी बातें सबके सामने रख दी हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और आज मार्केट के अंदर अब आप स्पॉट निफ्टी के अंदर भी 17,000 के बेहद करीब आ चुके हैं। हालांकि निफ्टी का फ्यूचर्स 17,000 के ऊपर आके भी ट्रेड करने लग गया। ये 250 अंकों की बढ़त आज आप निफ्टी पर देख पा रहे हैं। ये 2-3 दिन का जो साइडवेज मोमेंटम था, मार्केट ने एक ही झटके में उसको पार किया, और ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। 6% के ओपन इंटरेस्ट के साथ ताज़ा खरीदारी आज आपको अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हुए दिखी है। हम थोड़ी देर में आपके सामने एक ऐसी रिसर्च भी रखेंगे जहाँ पे 2022 के अंदर जब मार्केट के अंदर बड़ा फॉल आया है, करीब 4% का फॉल आया, उसके बाद बाजार के अंदर ने तेज़ी वापस से दिखाई है अगले महीने के अंदर। और ये महीना छोटा भी है, छुट्टियों का महीना है, और साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन का महीना। तो उम्मीद तो करते हैं कि बाजार के अंदर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मार्केट के लिए अहम सपोर्ट 16,800 है, जिसको आज मार्केट ने रीगेन किया।
और पिछले 2 दिन से इसके आसपास ही आके या तो क्लोज कर रहा है या इसके आसपास आके मार्केट रुक भी रहा है। जैसे आप देखना चाहें वैसे आपको दिख जाएगा। चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब आप एक्सपायरी दिन वाले हमारे साथ जुड़े थे तब आपका उतना कन्विक्शन नहीं था, लेकिन आप फिर भी एक बात कह रहे थे कि अलग अलग स्टॉक्स के अंदर पोजीशन रखिए, इंडेक्स हो सकता है थोड़ा रेंज में यहाँ पे समय ले ले। सर ये समय पूरा हो गया है, ये जब से नई सीरीज यानी कि आज से शुरू हुई है तो उम्मीद करें कि नई सीरीज बेहतर वाली सीरीज से पिछली वाली सीरीज से बेहतर होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बताऊं, मैं सीजनलिटी की बात करूं तो सितंबर महीना यूजुअली आप देखोगे डल रहता है। पिछले 10 सालों की हिस्ट्री देखें, वहीं अक्टूबर महीना 80% चांसेस ये है कि पॉजिटिव रह रहा है, यानी कि पिछले 10 सालों में 8 बार अक्टूबर का महीना पॉजिटिव रहता है और ऐसा जुलाई के साथ हुआ है। हमने जुलाई महीने में भी काफी बड़ा मोमेंटम देखा था। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि इतने बड़े डिप्स के बाद अब अक्टूबर महीना फेस्टिविटी सीजन को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे के लेवल से बाइंग दिखाएगा। 2-3 डेटा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। एक तो एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 13% के आसपास आ चुका है, तो इतना डीप ओवरसोल्ड डेटा वहां पे बना है। आपका मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स की आरएसआई 25 से 30 के आसपास है और निफ्टी लगातार 7 दिनों की बिकवाली के बाद लोअर हाइज लोअर लोज को निगेट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में वीक स्ट्रक्चर है, इंडियन मार्केट में उसकी वजह से सेल ऑफ हुआ था, बट अब ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल से थोड़े सपोर्ट बन के बाउंस बन सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक थीम के साथ अब थोड़े बहुत निफ्टी में भी बाउंस देखे जाना चाहिए। निफ्टी देखे पिछले लगभग 8वां दिन आज किसी भी दिन का हाई नहीं निकाल रहा है। प्रीवियस डे का हाई है 17,026, वो मेरे हिसाब से आज निकल जाएगा और निकलते ही थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के टूल यहाँ पे पकड़ेंगे। तो इसके लिए निफ्टी पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 16,800 के सपोर्ट से 17,166 के लेवल देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी आपका लोअर राइज निगेट कर चुका है, एक बुलिश एनगल्फिंग बना है। वहां पे प्रीवियस डे का हाई था जो लगभग 38,283 वो निकाला है, तो निकलते यहाँ पे बाई के ट्रिगर बन रहे हैं। 38,000 के सपोर्ट से 38,888 तक के लेवल बन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब सेलिंग का जो इंटेंसिटी थी वो खत्म हुई है, लोअर हाई लोअर लोज निगेट हो रहा है और अक्टूबर महीना हिस्टोरिकली काफी अच्छा कर रहा है। तो वो इफेक्ट भी बाजार को कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस बाइंग दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके ठीक है, यानी कि दोनों भी जगह पे आप बुलिश हो गए वापस से। 38,888 आपके लेवल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं चंदन जी, ये बात तो मानना पड़ेगा। पिछली बार भी आपने हमको 17,777 वाला एक लेवल दिया था और उसके बाद में बाजार ने उस लेवल की इतनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया था, कभी सपोर्ट बना रहा था कभी रेजिस्टेंस बना रहा था, लेकिन वो लेवल अपने आप में अहमियत रखता है। अब आप जो ये लेवल्स दे रहे हैं हमको 16,800 बेस है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन टारगेट पहले 17,166 और अब आप जरा बैंक निफ्टी का लेवल्स लेके आइए, वहाँ पे इंटरेस्टिंग है 38,888 की लेवल आपको एज अ टारगेट आपको मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे 38,000 का बन गया है। ये बिल्कुल ताज़ा अभी स्टॉप लॉसेस बने हैं या फिर ये कहीं जिनके पास पोजीशंस है, ये जिन्होंने आज पोजीशंस ली है ये उनके लिए स्टॉप लॉसेस हैं। जिनके पास पुराना खरीदा हुआ है, मान लीजिए कल परसों में उन्होंने खरीदा, अगर उनका रेट से ऊपर आ गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे वो देखना चाहें वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि बाजार के अंदर अभी रूम काफ़ी है, अभी और चल सकता है। जैसे निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का रूम है और बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम अभी 300 से 400 पॉइंट का रूम है इस टारगेट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं कुछ सौदों पे अच्छे ट्रेड जो कि अक्टूबर के अंदर आपको काफ़ी अच्छे चल सकते हैं। ऑलरेडी चंदन ने कल भी हमको 3-4 शेयर बताए थे और उम्मीद तो करते हैं सभी शेयर से आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन आज जहां पे ताज़ा खरीदारी बनी है वो शेयर्स एक बार आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। दो शेयर हमने सर निकाले, एक तो ग्रेनुलस इंडिया, एक करीब आज है 5% ऊपर। आज सुबह सुबह इस शेयर के बारे में हमने चर्चा की थी और इसका कल और परसों का डाटा, इसका रोल ओवर का डाटा, इसका वॉल्यूम का डाटा, ये सब चीज़ इंडिकेट कर रहा था कि ग्रेनुलस इंडिया अच्छा चल सकता है और आज 5% ऊपर है। सर दूसरा है सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक, ये किसी भी बड़े फॉल के बाद जो पुल बैक करता है बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और कन्विक्शन भी जगाता है। कैनरा बैंक आज करीब 4.25% ऊपर है। सर 5% के ऊपर खरीदा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि और दम है, सोमवार मंगलवार तक अभी और चल सकते हैं, तो फिर एक बार फिर इसमें आते हैं। सर जरा बताइएगा चार्ट देख के, डेरिवेटिव का डाटा देख के क्या करना चाहिए। सबसे पहले ग्रेनुलस की बात करें तो ग्रेनुलस में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको एक टिपिकल हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो बुलिश इंडिकेशन देता है उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। राउंडिंग फॉर्मेशंस के साथ में पिछले 4-5 दिन से हाई राइज हाई लोज के यहाँ पे सीक्वेंस बन रहे हैं, तो इनफैक्ट ग्रेनुलस अच्छा लग रहा है और हमारी बाय लिस्ट में है।
तो जो पहला काउंटर आपने जिक्र किया वो हमारी तरफ से भी खरीदारी में है। 334 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 355 360 तक के अपसाइड बनेंगे। अब आपने केनरा बैंक की बात की है तो देखिए बाजार रिकवर हो रहा है, तो बीटन डाउन नेम में भी यहाँ पे रिकवरी आ रही है। केनरा बैंक ऑलरेडी 257 से 207 तक फिसला था, तो बाउंस बैक है, बट मैं यहाँ पे ऊपर के लेवल पे नहीं खरीदने की सलाह दूंगा। 218 220 आता है तो जरूर आप इसको 232 34 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आपके लिए ग्रेनुलस इंडिया अभी भी सर की रिकमेंडेशन में भी है, वो हमने भी आपके सामने रख दिया है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर अभी छप के आ जाएंगे, आपके ग्रेनुलस इंडिया पे ध्यान दीजिए। 360 अभी चल सकता है, 334 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और साथ ही कैनरा बैंक को लेकर सर ये कहना है कि अगर थोड़ा डिप मिल जाए या कभी कोई आपको मौका मिले तो फिर उसके अंदर देखिएगा, लेकिन आपको लेवल ज़रूर नोट कर लेनी चाहिए। 232 और 215, 220 के ऊपर कंडीशन अप्लाइड है, या तो अगर आप इसके ऊपर आने दीजिए या तो कभी आपको थोड़ा डिप मिल जाए। रिस्क रिवॉर्ड उतना जमेगा नहीं, इसलिए आपको 232 215 का टारगेट तो नोट कर लो आप, स्टॉप लॉस भी, लेकिन लेवल्स के अंदर एंट्री या फिर रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से थोड़ा सा चेक कर लेना। कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है। ग्रेनुलस का चार्ट मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। क्यों मैं कह रहा था कि ग्रेनुलस इंडिया के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, सर की भी लिस्ट में है, उसकी एक बड़ी वजह आपको दिखाते हैं ग्रेनुलस इंडिया का चार्ट एक बार। अब अगर आप स्क्रीन पर अपने देखेंगे तो आपको 2 डाउनफॉल चैनल दिखेंगे इसके अंदर। और मैं ये बात चंदन से बोलूँगा, चंदन अगर हम कहीं गलत हो आप हमको ज़रा करेक्ट भी कीजिएगा। ये फर्स्ट इसका डाउन मूव था ग्रेनुलस इंडिया का, और उसके बाद ये साइडवेज हुआ था। साइडवेज होने के बाद ये फिर से उसी डाउन मूव के अंदर वापस पार्टिसिपेट कर गया। इस बार और पिछले बार के मूव में जो फ़र्क है वो फ़र्क वॉल्यूम का भी है, वो फ़र्क एवरेजेस का भी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एवरेजेस भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस समय की सिचुएशन क्या बन रही थी और क्यों इसको हमको देखना चाहिए। मैंने वॉल्यूम एवरेजेस वो भी आपके स्क्रीन पर भी आ जाएंगी, नोट होंगी। अब आइएगा जरा इस चार्ट को वापस से दिखाता हूँ आपको। देखिए अब जरा हमने एवरेज डाल दी इसके अंदर, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद इस चैनल के अंदर फिर से फॉल हो गया, लेकिन एक 2 बड़े बेस बनाने के बाद आप देख रहे होंगे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनी थी इस चैनल के अंदर। उसके बाद इसने 50 दिन के एवरेज को रीगेन किया। फाइनली 50 और 200 दिन की एवरेज के बिल्कुल पैरेलल होके ये कंसोलिडेट कर रहा है और चैनल का ब्रेकआउट है। 3 चीज़ें इसके अंदर बड़ी नोटिसेबल है। पहला, डिफेंसिव कम एग्रेसिव। दूसरा, अच्छे से एवरेज को मेंटेन करना। तीसरा, डाउनवर्ड चैनल को 2 बार के डाउनवर्ड चैनल को नेगेट करके इससे बाहर आ जाना। और तीसरा इसका चौथा इसका पार्टिसिपेशन ही ना होना। अब ये पार्टिसिपेट कर सकता है चर्निंग के अंदर। तो ग्रेनुलस इंडिया के अंदर वॉल्यूम, एवरेजेस, चैनल, डबल बॉटम सब कुछ आपके फेवर में आ रहा है, इसलिए कन्विक्शन लिस्ट में हाई है। आपको लेवल्स नोट करवा लेते हैं वापस से, और अगर आप लेवल्स नहीं लिख पाए तो जरा लिख लीजिए 360 और 334। चंदन जी ठीक है ना, यही है ना मोटा मोटी बात है, या फिर इसके अंदर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए सर। बिल्कुल से आपने काफी अच्छे से जिक्र किया और जो भी पैटर्न्स बन रहा है वो आपने डिटेल में लिया, तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस रहेगा और यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह रहेगी। यही लग रहा है कि ये पूरा सेक्टर मोमेंटम है और यहाँ पे 60 तक के लेवल बन सकते हैं। 60 तक के लेवल्स है। कैनरा बैंक का भी लेवल्स आप अच्छे से नोट करके रखेगा। अब आते हैं जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स पे। पहला है नाल्को। एक्चुअली मेटल्स के अंदर इस बार का रोल ओवर उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी रोल ओवर अच्छा नहीं जाना भी कई बार फ़ायदेमंद होता है। आप या तो एग्रेसिव ज़्यादा रोल ओवर लेके जाएँ या तो कम रोल ओवर लेके जाएँ, तो उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप नहीं रोल ओवर लेके गए तो इस सीरीज़ के अंदर आपको वैल्यू बाय मिल जाती है। ज़्यादातर मेटल्स में वही हो रहा है। हिंडाल्को, सेल, जिंदल, नाल्को, इन सभी के अंदर यही हो रहा है कि नेगेटिव थे ये, और अब नई सीरीज़ के अंदर एंटर करते इनका रुख पॉजिटिव हुआ और फर्स्ट डे ही इन्होंने अपने लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। नाल्को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट भी 2 ही ऐसी कैंडिडेट हैं। आज मन्नापुरम में 3% की तेज़ी है। चंदन जी जरा चेक कीजिएगा इन दोनों शेयर्स को, क्या करना चाहिए। इन दोनों में शॉर्ट कवरिंग है सर। बिल्कुल, सबसे पहले नाल्को की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग है। देखिए एक तो यहाँ पे मेटल के थोड़े से ट्रेंड प्रेशर में तो वो चीज ध्यान में रखना है, और कहने की एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बना है। बट अच्छी बात यह है कि 66 का पहले सपोर्ट लिया था, इस बार भी उसी लेवल को रेस्पेक्ट किया है, तो कहने की 67 के आसपास का आप एक बार सपोर्ट लगा सकते हैं। 73 74 तक का आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। अब आपने मन्नापुरम फाइनेंस की बात की, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। याद रखें इन सबके मेजर ट्रेंड नेगेटिव, हम खाली बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, तो आप 95 का सपोर्ट बनने चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे से रिकवर हो रहा है, तो बहुत सारे काउंटर में शॉर्ट्स की पोजीशन बनी थी। तो अब जब रिकवर हो रहा है और ये बीटन डाउन नियम है तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, तो उसी लिहाज से इन काउंटर्स पे ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। ओके ठीक है सर, फिर मन्नापुरम का कोई टारगेट दोगे आप 97 पे जो चल रहा है अभी? 103 103 और 104 का टारगेट सर। स्टॉप लॉस?
आवाज़ नहीं आ रही है हमको जरा साफ, एक बार वापस से स्टॉप लॉस बता देंगे चंदन जी? बिल्कुल। तो मन्नापुरम में 95 का हम सपोर्ट रखेंगे, ऊपर में 103 104 के टारगेट के लिए। 103 104 का आपके लिए टारगेट है, 95 का स्टॉप लॉस है। नाल्को का भी टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार दिखा दें, लेकिन ये बात बिल्कुल राइडर कंडीशन अप्लाइड है कि दोनों के ही स्ट्रक्चर वीक हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर तेज़ी है, बीटा थोड़ा हाई है, इसलिए पुल बैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे छोटे छोटे इंट्राडे मूव के लिए ही शेयर्स के साथ जाना चाहिए, बड़ी कन्विक्शन के साथ अभी उतरने का समय नहीं है नाल्को, ना ही मन्नापुरम के अंदर। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर कर दूंगा। एक बार जरा मन्नापुरम का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, फिर जो चंदन जी की बात है ना, आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों बता रहे हैं चंदन जी की इसके अंदर अभी आपको रुकना चाहिए। आप यहाँ पे आइए जरा, जहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन लगी हुई है, ये दो इंपॉर्टेंट इसके सपोर्ट एरिया जो कि पैनिक के साथ बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं, इससे पहले भी यहीं पे सपोर्ट लिया और उसके दूसरे बाद भी उसने यहीं से सपोर्ट लिया। ये 50 दिन की एवरेज, 200 दिन की एवरेज के नीचे सपोर्ट होने के बाद वर्टिकल राइज नहीं, बल्कि छोटा छोटा कंसोलिडेट करके ऊपर बढ़ता है, फिर टूट जा रहा है। एक तो पहला कन्विक्शन ही नहीं जगा पा रहा, दूसरा इसके अंदर कोई ऐसे अभी तक लेवल्स नहीं है जहाँ से ये लक्षण दिखाए कि हाँ ये बहुत तेज़ी से ऊपर आ सकता है। क्योंकि मार्केट ग्रीन में है, क्योंकि सेंटिमेंट आपके इम्प्रूव हुए हैं, इसलिए ये शेयर अपने शॉर्ट्स के लेवल पे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। कुछ कुछ वैसा ही आपको दोनों शेयर्स के अंदर दिखेगा, इसलिए मन्नापुरम के अंदर कन्विक्शन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आपके सामने चार्ट रखे थे और आपने देखा होगा ग्रैन्युलस इंडिया के अंदर कि कैसे वो साइडवेज चैनल को ब्रेक करके एकदम से चलने लग गया। इसमें और इसमें सिर्फ देखने भर से पता लग जाएगा कि किस शेयर के अंदर ज़्यादा दम है, सिर्फ पिक्चर से पता लग जाएगा। अगर स्टडी नहीं भी होगी, सिर्फ पिक्चर से आइडिया लगाया जा सकता है कि मन्नापुरम के अंदर भी क्या करना चाहिए। इसलिए पुल बैक के सौदे हैं, छोटे ट्रेड, छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, जरा मंदी वाले शेयर्स भी मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जरा वो भी दिखाते हैं आपको। सर एक तो IGL है, दूसरा टाटा मोटर्स है। एक्चुअली टाटा मोटर्स से तो बहुत उम्मीद है, लेकिन इस सीरीज़ के एंड में थोड़ा सा चल रहा था, कवरिंग करवा रहा था, लेकिन आज फिर से कमज़ोर हो गया है। और दूसरा सर एक IGL नो डाउट काफ़ी चला है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग का ये शिकार है, 6% नीचे है। और कुछ गैस के प्राइजेस को लेकर भी सरकार के अपना मंथन भी चल रहा है। आप ज़रा चेक करके बताइए सर, IGL के अंदर अभी आज क्यों गिरावट और ये कितनी बढ़ सकती है, और दूसरा ये टाटा मोटर्स के अंदर क्या करें। बिल्कुल, सबसे पहले IGL की बात करें तो देखिए पूरा मार्केट रिकवर हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़े शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि इस काउंटर में बड़ी वीकनेस नहीं है, बट आई थिंक कोई ना कोई रीजन से यहाँ पे सेल ऑफ आया है। ये देखना पड़ेगा कि नीचे में लगभग 380 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है नहीं है, तो एज ऑफ नाउ 380 के लेवल रहेंगे। शॉर्ट्स कर सकते हैं, बट इतना गिर चुका है और वीक काउंटर नहीं है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से IGL के बाद में यहाँ पे एक और स्टॉक्स की बात की थी, DP और टाटा मोटर्स था सर, टाटा मोटर्स। बिल्कुल। सो आपने टाटा मोटर्स की बात की। टाटा मोटर्स आप देखोगे ऑटो काउंटर्स का आप यदि कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो आइसर मोटर अच्छा लग रहा है, M&M सपोर्ट ले रहा है, एस्कॉर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर्स ये ऐसा काउंटर जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, बट आप देखोगे नीचे के लेवल से सपोर्ट है और बार बार 390 को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मंदी तभी करेंगे जब 390 का लेवल तोड़ेगा, बट तेजी भी तभी करेंगे जब 410 के ऊपर सपोर्ट करेगा। तो 390 से 410 के दायरे में फंसा हुआ है, कोई मेजर ट्रिगर यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है सर, दोनों शेयर्स को छोड़ देते हैं, एक तो IGL को भी छोड़ देते हैं, टाटा मोटर्स को भी छोड़ देते हैं। वैसे भी आज तेज़ी का दिन है, शॉर्ट कवरिंग का दिन है, तो इन दोनों मंदी वाले शेयर से फिलहाल दूर रहें, अलग अलग वजह से टूट रहे हैं। फिलहाल आज आप दोनों ही ट्रेड्स ना लें, इन दोनों के अंदर आपको अवॉइड करना है। सर आपने अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर चलते चलते अगर समय रहा तो मैं एक शेयर आपसे और पूछूंगा ज़रूर। पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए सर। बिल्कुल, तो सबसे रिन्यूअल्स पे सलाह रहेगी, जिसका ऑलरेडी आप जिक्र कर चुके हैं और काफी अच्छे से इसका डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। 334 का सपोर्ट है, 360 के टारगेट रहेंगे। अब उसके अलावा दो काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। सीमेंट पेक में यदि आप रोल ओवर के डेटा पे जिक्र करते हो तो इंडिया सीमेंट काफी अच्छा लग रहा है। यदि आप शॉर्ट कवरिंग के डेटा के साथ में पैटर्न फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हो तो अंबुजा सीमेंट अच्छा लग रहा है। तो इंडिया सीमेंट और अंबुजा सीमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम है। अंबुजा पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 500 का सपोर्ट है, 530 तक के अपसाइड आपको मिलने चाहिए। ओके ठीक है, तो आप अंबुजा और एक इंडिया सीमेंट दो कह रहे हैं, इसके अलावा ग्रैन्युलस इंडिया आपके लिस्ट में है। ये 3 शेयर हो गए, एक तो फार्मास्यूटिकल्स के और 2 सीमेंट के, इंडिया सीमेंट और साथ ही अंबुजा सीमेंट। इन दोनों पे आपकी खरीदारी की रिकमेंडेशन है। सर चलते चलते एक शेयर मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था ना, वो शेयर था जी एंटरटेनमेंट का। एक बार जरा आप इसको देखेंगे, जी एंटरटेनमेंट क्या ये सीरीज़ का
बेहतर शेयर हो सकता है, क्योंकि इसने लास्ट सीरीज भी दम तो लगाया, लेकिन जिस जगह पहुंच रहे थे तो वहां नहीं पहुंच पाया, वो था 300 का भाव। अब ये चल सकता है कि सर आज 3% ऊपर है? बिल्कुल मेजर सपोर्ट से मार्केट की स्टेबिलिटी है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से 250 का सपोर्ट काम करेगा और वापस आपको लगभग 275 से लेके 278 तक के स्विंग दिखा सकता है। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपके 3 सौदे हमने नोट कर लिए। पहला आप ग्रैनुलस इंडिया कह रहे थे, दूसरा अंबुजा इंडिया सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट पे आप बुलिश हैं, आप ग्रैनुलस पे काफ़ी बुलिश हैं। ये सारे के सारे सौदे हमने आपके सामने रख दिए। उम्मीद करते हैं जब कल हम यानी कि सोमवार को जब आपका रिपोर्ट कार्ड रखेंगे दर्शकों के सामने तो काफ़ी बेहतर रूप में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।